बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग ईथर पढ़ रहे थे और चैप्टर चल रहा था अल्कोहल फिनॉल ईथर। ये यूनिट थी जिसमें कि 2 पार्ट इसके पढ़ चुके थे, अल्कोहल और फिनॉल। आज उसी के आगे हम लोग ईथर पढ़ रहे हैं। ईथर को बनाने की इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, इसको बनाने की सामान्य विधियाँ, लेबोरेटरी प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इन सबको डिस्कस कर चुके थे और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ डिस्कस कर ली थी। और इसी में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी उसी के आगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ आज हम लोग और डिस्कस करते हैं। ये सब एलिफैटिक, जो ईथर से एल्किल ग्रुप लगे होते हैं ऑक्सीजन से, उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, उन्हीं को हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट टर्म पर भी इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुके थे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़, ऑक्साइड एंड परऑक्साइड फॉर्मेशन, ऑक्साइड और परऑक्साइड फॉर्मेशन। तो ईथर की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। कल हम लोगों ने लास्ट टाइम पर पढ़ा था, ऑक्सीजन से रिएक्शन पढ़ी थी, लेकिन उसमें ईथर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया था, दहन किया गया था। और जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई जा रही। सनलाइट की प्रेजेंस में ईथर की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराने पर क्या बनता है, यहाँ पर 1-एथॉक्सी एथिल हाइड्रोपरऑक्साइड। यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम होता है, जैसे यहाँ पर CH2 है, एक हाइड्रोजन, और ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़े, बाकी पूरा स्ट्रक्चर वही है। यहाँ पर इसके 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर CH2 था, तो ये एक H ही लगा, एक ही है, तो ये बन गया हाइड्रोपरऑक्साइड। तो 1-एथॉक्सी C2H5CH3 है, ऑक्सी लगता ही है ईथर में, और 2 कार्बन है, तो एथॉक्सी, और ये 2 हैं, तो ये एथिल हो गया, और हाइड्रोपरऑक्साइड ये हो गया OOH। इसके पश्चात ईथर की रिएक्शन कराते हैं, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, K2Cr2O7। K2Cr2O7 को क्या कहते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 और H2SO4। K2Cr2O7 और H2SO4 के मिक्सचर को क्या कहते हैं, क्रोमिक अम्ल या क्रोमिक एसिड कहते हैं। तो आपसे ध्यान रखेंगे, क्रोमिक एसिड क्या होता है, क्रोमिक अम्ल क्या होता है। तो क्रोमिक अम्ल क्या होता है, K2Cr2O7 और H2SO4 का जो मिश्रण होता है, इसे ही क्रोमिक अम्ल कहते हैं। तो क्रोमिक अम्ल, K2Cr2O7 और H2SO4 का मिश्रण, या KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इन दोनों में से किसी एक की प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो क्या बनता है, एस्टेल्डिहाइड, CH3CHO और वाटर बनता है। तो इसका ऑक्सीडेशन क्रोमिक अम्ल K2Cr2O7 और H2SO4 के मिश्रण से, या पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं डाइएथिल ईथर का, तो इसमें क्या प्राप्त होता है, एस्टेल्डिहाइड प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, K2Cr2O7 और H2SO4 के मिश्रण को क्रोमिक अम्ल कहते हैं। इसके बाद हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड क्या होते हैं, HCl, HBr, HI, ये सब क्या कहलाते हैं, हैलोजन एसिड। जैसे पेपर में हैलोजन एसिड से रिएक्शन कराए, तो हैलोजन एसिड क्या होते हैं, HCl, HBr, HI, ये सब हैलोजन एसिड्स होते हैं। तो हैलोजन एसिड, तो यहाँ पर ये
मेथॉक्सीएथेन है, इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? HI से, हैलोजन एसिड से 373 केल्विन टेम्परेचर पर। ये SN2 रिएक्शन है और इससे क्या बन जाता है? यहाँ पर OC2H5 इस H से मिल जाता है तो बन जाता है C2H5OH, और यहाँ पर ये CH3I से मिलता है तो आयोडोमेथेन बन जाता है। तो यहाँ पर हैलोजन एसिड से रिएक्शन ईथर की कराने पर एल्कोहल बनता है और एल्किल हैलाइड बनता है, अर्थात यहाँ पर आयोडोमेथेन बना हुआ है। इसी के पश्चात नेक्स्ट है एथॉक्सीएथेन की रिएक्शन किससे कराते हैं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ डाईएथिल ईथर को हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? क्लोरोएथेन C2H5Cl और POCl3 बनता है। तो इसमें भी एल्किल हैलाइड का निर्माण हो जाता है। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। अब ये यहाँ पर जैसे कि कोई दूसरा भी ईथर हो सकता है, जो ईथर यहाँ ये एल्किल ग्रुप लगा होगा उसी के अनुसार यहाँ पे एल्किल ग्रुप लग जाएगा, लेकिन हैलाइड फॉर्म होगा इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है डाईएथिल ईथर की रिएक्शन वाटर से कराते हैं। डाइल्यूट H2SO4 जल और इसकी प्रेजेंस में गर्म करते हैं और हाई प्रेशर रखते हैं, अत्यधिक दाब। और डाइल्यूट H2SO4 मतलब कि डाइल्यूट को हिंदी में कहते हैं तनु। तनु का मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो और अम्ल की मात्रा कम हो, उसको डाइल्यूट या तनु कहते हैं। तो इसको हीट करते हैं तो इसमें क्या बनता है? एल्कोहल। तो H2SO4 की प्रेजेंस में डाईएथिल ईथर की रिएक्शन वाटर से कराने पर ये एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। अब ये एल्किल ग्रुप बदल भी सकता है, ये एल्किल ग्रुप इधर बदलेगा, ईथर का बदलेगा तो उसमें बदल जाएगा, लेकिन सामान्य तौर पर ईथर की रिएक्शन वाटर से एसिड H2SO4 की प्रेजेंस में कराने पर एल्कोहल ही बनेगा। इसके पश्चात नेक्स्ट देखते हैं डाईएथिल ईथर की रिएक्शन H2SO4 से ही करा दें, इसको गर्म करें तो क्या बन जाएगा? एल्कोहल बनेगा। और क्या बनेगा? C2H5OSO2H, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और एथिल एल्कोहल बनेगा। तो इस प्रकार से डाईएथिल ईथर की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं तो एल्कोहल और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है डाईएथिल ईथर की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड क्या होता है? CH3COCl। एसिटिल क्लोराइड से जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं। जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, किसको? डाईएथिल ईथर और एसिटिल क्लोराइड CH3COCl। तो क्या बन जाता है? एथिल एसीटेट और C2H5Cl, मतलब क्लोरोएथेन बनता है और एथिल एसीटेट बन जाता है। ये एथिल एसीटेट क्या है? एस्टर है, और एस्टर के आईयूपीएसी नाम में क्या लगता है? OH। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? CH3COO C2H5 है। एक एल्किल ऑक्सीजन से लगा, एक एल्किल इधर COO से लगा कार्बन से। तो जो एल्किल ऑक्सीजन से लगा होता है उसको एल्केन के रूप में रखते हैं और इधर OH लगा देते हैं जो एल्किल। तो यहाँ कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो ये क्या हो जाएगा? एथिल C2H5 और यहाँ 2 कार्बन है तो इसके संग OH लग जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल एथेनोएट। एथिल एथेनोएट और क्लोरोएथेन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से डाईएथिल ईथर की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में कराने पर एथिल एथेनोएट अर्थात एस्टर प्राप्त होगा और हैलो एल्केन्स मतलब कि क्लोरोएथेन प्राप्त होगा। इस प्रकार नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स इसका अपचयन कराते हैं। तो इसका रिडक्शन या अपचयन कैसे कराते हैं? तो डाईएथिल ईथर का रिडक्शन सोडियम और अमोनिया
सोडियम और अमोनिया की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन या अपचयन का मतलब क्या होता है? किसी से हाइड्रोजन का जुड़ना, किसी हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं तो इसको क्या कहते हैं? रिडक्शन। और ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीकरण। रिडक्शन मीन्स अपचयन। तो यहाँ पर डाइएथिल ईथर की रिएक्शन सोडियम और अमोनिया की प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं तो इससे हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या बन जाता है? C2H6 मतलब एल्केन बनता है और एथिल अल्कोहल बन जाता है या एथेनॉल। C2H5OH का IUPAC नाम क्या होगा? एथेनॉल। तो यहाँ पर इसका डाइएथिल ईथर का रिडक्शन कराते हैं सोडियम और अमोनिया के प्रेजेंस में तो एल्केन प्राप्त होता है और एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स इसका किसी भी चीज से, किसी भी कंपाउंड से, किसी भी यौगिक से जल का बाहर निकलना अपचयन, ये डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण कहलाता है। डिहाइड्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब जल का बाहर निकलना। तो यहाँ पर डाइएथिल ईथर का एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की प्रेजेंस में इसको 623 से 753 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो यहाँ पर C2H4 एल्कीन मतलब कि एथीन प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। एथीन और जल प्राप्त होता है तो ये क्या होता है? इसका डिहाइड्रेशन। जल बाहर निकलना है तो इसे निर्जलीकरण या रिडक्स डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन माने जल का बाहर निकलना या निर्जलीकरण का मतलब जल का बाहर निकलना। तो इस क्रिया में डाइएथिल ईथर की Al2O3 से की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो एथिलीन या एल्कीन प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं कि डाइएथिल ईथर की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से कराते हैं। H2O BF3 उत्प्रेरकों की प्रेजेंस में और हाई प्रेशर पर 400 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है इसमें? एथिल प्रोपेनोएट। अब देखो ये भी एस्टर है, COO मतलब कि एस्टर। तो यहाँ पर ये एल्किल लगा ऑक्सीजन से तो इसको क्या लिखेंगे? एथिल। और यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 और 1 3। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपेन। तो प्रोपेन में एस्टर के लिए क्या लग जाएगा? OH। तो एथिल प्रोपेनोएट। तो ये यहाँ पर डाइएथिल ईथर की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से H2O BF3 कैटलिस्ट हाई प्रेशर में 400 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करने पर एथिल प्रोपेनोएट प्राप्त हो जाता है, एस्टर प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट करें, देखिए इसमें डाइएथिल ईथर की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो क्लोरीन से कराने पर क्या होता है? ये अपघटित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। अपघटन या डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो डाइएथिल ईथर की रिएक्शन क्लोरीन से कराने पर इसका डिकम्पोजिशन या अपघटन होता है और ये किस में टूट जाता है? कार्बन HCl और जल में टूट जाता है। कार्बन HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर एक मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है तो इसका अपघटन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अपघटन की प्रक्रिया होती है क्लोरीन से रिएक्शन कराने पर। तो इस प्रकार से ये केमिकल प्रॉपर्टीज हुई किसकी? डाइएथिल ईथर या ईथर की कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। और इसी के पश्चात ये इसमें सभी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज ईथर में पड़ी थी सभी में क्या लगा था? एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक मतलब कि एल्केन, CH3 C2H5 C3H7 ये एलिफेटिक है। अब नेक्स्ट टर्न पर हम जब इसमें ईथर में कोई एरोमेटिक लगा होगा मतलब बेंजीन ग्रुप लगा हो, फेनिल ग्रुप लगा हो C6H5 जैसे C6H5O C6H5 ये क्या है? डाइफेनिल ईथर। और या एक एल्किल ग्रुप लगाओ और एक फेनिल ग्रुप लगाओ तब भी वो एरोमेटिक होता है। तो नेक्स्ट टर्न पर जो एरोमेटिक ईथर होते हैं जिनमें कि एक फेनिल ग्रुप लगा हो या 2 फेनिल ग्रुप लगे हो
तो उनकी रिएक्शंस, वो ईथर जो होते हैं उनकी रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट टर्म पर डिस्कस करेंगे। आज ये एलिफेटिक जो ईथर थे उनको हमने डिस्कस कर लिया और नेक्स्ट टर्म पर एरोमेटिक ईथर जो होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।